सारे बच्चे ध्यान से सुने। एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। कृपया आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी पेटी की कुर्सी बांध लें। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। शायद कुछ गलत हो रहा है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये चीज़ सुन रहे हो। दिस इज़ प्रतीक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 6, सबसेक्शन 6। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। ये भाई साहब को थोड़ा बाजू में रखते हैं। भाई साहब आप प्लीज़ बाजू में चले जाओ। ऐसा वैसे है कौन ये है रेसिडेंट। ओ सर, याद आया, आपने हमें करवाया था रेसिडेंट का एक सेक्शन नंबर 6-1 हमने आपने हमें सिखाया था। चलो तो फटाफट मुझे आंसर दे दो कि रिवीजन करते हैं। इसका मतलब मुझे बताओ सेक्शन 6-1 में कितनी सारी कंडीशंस थी। सर मैं बताऊं मैं कहा हाँ बोल भाई, आपका ही तो अधिकार है बोलने का। तो मुझे बच्चा कहता है पहली कंडीशन है सर, अगर कोई बंदा एनी पर्सन वो इंडिया में है, कब, पिछले साल में, कितने दिन भाई, 182 डेज और मोर। सर हमने आपका पहला वाला वीडियो देखा, हमें वाकई में सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, लेकिन मुझे एक बात बताओ। मैं बोला बोल नालायक, क्या क्वेश्चन है। तो बोलते सर यहाँ पे लिखा है 182 डेज और मोर, अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ 182 दिन ही हूँ, उसके बाद नहीं हूँ, तो क्या होगा, ये रेसिडेंट कहलाएगा। मैंने कहा देख सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, 182 डेज और मोर, मतलब 182 भी चलेगा, 182 से कम नहीं होना चाहिए। 182 या उससे ज़्यादा अगर आप इंडिया में रहते हो पिछले साल में, तो आप रेसिडेंट कहलाओगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, और जाला बड़ा किया गवर्नमेंट ने। सेकेंड कंडीशन क्या थी सर, 182 डेज नहीं है ना, नहीं है, तो कितने दिन के लिए चेक करेंगे, 60 डेज और मोर। अच्छा ये दोनों कहाँ पर है, प्रीवियस ईयर में। एंड क्या बोला गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ, 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रिसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। पिछले साल को छोड़ के उसके पिछले 4 सालों में टोटल जो क्वांटिटी ऑफ डेज है, जो इंडिया में रहने की जो संख्या है, वो कितनी होनी चाहिए, 365 डेज और मोर। यस सर, बिल्कुल समझ में आया और आपने रिवीजन भी अच्छा करवाया है। चलो अभी उठो ज़रा, जो बच्चे सुन रहे हैं लेट के, फटाफट उठ जाओ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो सर, हमेशा आप हमें सर गद्दी में सोए हुए हम आराम से उसमें उठने के लिए बोल देते हो, कैसा है ना। अभी अगर आप लेट के देखोगे, आराम से पॉपकॉर्न खाते देखोगे, कोई बच्चा है खाना खाते देख रहा है, कोई कुरकुरे खाते समय देख रहा है, कोई न जाने बाजू में व्हाट्सअप चालू है और फिर वीडियो देख रहा है। देखो फोकस होना चाहिए, फोकस होगा तो ही जो ज्ञान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मुझे ये बात बतानी थी आपको कि अगर बंदा रेसिडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बंदा रेसिडेंट है मतलब इंडिया में है, राइट, पता है आपको, उसको पूरी दुनिया की इनकम टैक्सेबल है। सर फिर से बोलो, मैंने कहा अगर कोई बंदा रेसिडेंट कहलाता है तो उसकी पूरी दुनिया की इनकम टैक्सेबल है। मतलब चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। 3 स्टेट होते हैं, 3 स्टेट मतलब 3 स्टेटस होते हैं। पहला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट but not ordinarily resident, एंड तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट।
अभी क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। पहले याद रखना, अगर आप ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट में आओगे, जी हाँ फिर से सुनिएगा, अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट में आओगे तो आपको पूरी धरती की इनकम टैक्सेबल है। मतलब आप धरती में, मैंने कहा आप पूरे धरती में कहीं पे भी जाओ, आप अगर वहाँ पे इनकम कमाओगे तो आपको उसका टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। ओ माय गॉड सर, मतलब अगर हम लोग लॉ के हिसाब से रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ये दोनों प्रूव हो जाते हैं तो हमें पूरे दुनिया में हम कहीं पे भी इनकम कमाएं उसका टैक्स मुझे कहाँ भरना पड़ेगा? इंडिया में। मैंने कहा बिल्कुल सही समझे। अगर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, RNR, आप रेसिडेंट तो हो लेकिन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं हो, तो आपका टैक्स जो लगेगा इंडिया में उसी इनकम पे लगेगा जिस इनकम की कनेक्शन इंडिया से हो, अब ये कनेक्शन मतलब क्या, वो नेक्स्ट चैप्टर अपना जिसमें सीखेंगे हम लोग। एंड तीसरा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपकी इनकम पे टैक्स इंडिया में तब लगेगा जब आपका इंडिया के साथ, मतलब आपकी इनकम का कनेक्शन इंडिया से होगा। हाँ समझ में आ रहा है आपका डाउट क्या है। देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत होशियार लोग हैं आजकल, बहुत ज़्यादा च्यवनप्राश खाने लग गए हो। सॉरी, च्यवनप्राश तो अभी ब्रांड रहा नहीं है, पतंजलि का जो प्रोडक्ट है जिससे दिमाग तेज चलता है वो आप यूज़ कर रहे हो। ओह वेरी गुड। सुनो, तो ये दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि अगर ध्यान से समझना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये बिल गेट्स है, नहीं एक मिनट, बिल गेट्स को अपन डाउनलोड ही करते हैं ना, बिल गेट्स को डाउनलोड ही करते हैं अपन, टेंशन क्या लेने का। बिल गेट्स जी जल्दी आ जाओ, जल्दी कौन सा चेहरा बिल गेट्स के लेंगे अपन? ये कॉन्फिडेंस वाला लग रहा है, यस ये रहा, अपने पास बिल गेट्स आ गए। अब ये बिल गेट्स भाई साहब है, कहाँ पे रेसिडेंट है, कहाँ पे रहते हैं ये भाई साहब बताओ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, वो इंडिया में आए, कहाँ पे आए? इंडिया में एक प्लेस है जिसका नाम है धारावी में आए। क्यों आए? गरीबों को चेक करने के लिए कि इंडिया के गरीब कैसे हैं। किसको चेक करने के लिए आए? धारावी में आए कि इंडिया के गरीब कैसे हैं, यहाँ की गरीबी कैसी है, यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, XYZ, बहुत सारे रीज़न के लिए ये इंडिया में आए, ठीक है। अभी धारावी के बाजू में एक होटल है, 4 स्टार होटल या 5 स्टार होटल, उसमें वो रहे हैं, ठीक है, उसमें वो हैं। अभी अचानक उनके यूनाइटेड स्टेट्स के कमिटी से, उनकी जो टीम है वहाँ से कॉल आता है कि सर बिल गेट्स सर सुनिए ना। बिल गेट्स सर कहते हैं हाँ बोलो। सर हमें अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है और वो डिसीजन लेने में एज अ CEO आपकी हमें ज़रूरत है, मतलब आपके गाइडेंस की हमें ज़रूरत है। आपके बिना, आपके परमिशन के बिना हम वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो बिल गेट्स जी ने बोला अब क्या करे, तो उन्होंने लगाया सुनील सर को कॉल, ठीक है। वो अरे आपको पता नहीं लेवल क्या है उनकी, आप क्या जानते हो, उनको एक कॉल किए बिना बिल गेट्स सर सोते नहीं, इतने बड़े हस्ती है सुनील सर। तो बिल गेट्स जी ने सुनील सर को कॉल लगाया। सुनील सर ने बोला क्या हुआ सर, बोलिए आज इतने रात को कॉल किया। बिल गेट्स सर बोलते हैं कि सर देखो ऐसा है, मेरे कमेटी ने कॉल किया, अभी डिसीजन लेना है। तो सुनील सर ने बोला अभी मुझे क्यों कॉल किया भाई, आपको डिसीजन लेना है। तो बिल गेट्स सर बोलते हैं सर कैसे ले, लेकिन अभी तो मैं धारावी में हूँ और वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में है। तो उन्होंने बोला अरे आपको पता नहीं क्या, आर्यभट्ट अकेडमी ऑनलाइन लेक्चर लेता है, ऑनलाइन नाम की कोई चीज़ होती है, फेस टू फेस बैचेस नहीं ले सकते, कोविड-19 की सिचुएशन है। आप एक काम करो, आप है ना टीम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो एंड हम लोग आपको यूट्यूब का लिंक देते हैं आर्यभट्ट अकेडमी के नाम का, एंड वो यूट्यूब का लिंक चेक करो,
एंड उसमें जैसा प्रोसीजर बताया है ना वो फॉलो करो। बिल गेट्स सर बोलते हैं भाई साहब ये माइक्रोसॉफ्ट किसका है? सुनील सर बोलते हैं अरे सर आपका ही है। ओ माय गॉड मैं भूल गया था, आई एम सॉरी, ऐसा बिल गेट्स ने बोला। एंड थैंक यू सो मच सुनील सर, और कॉल रख दिया। सोचो महानता देखो लोगों की, कितने डाउन टू अर्थ, सोचो। तो अभी उन्होंने टीम सॉफ्टवेयर पे कॉल किया उनकी कमेटी को, कमेटी देख रही है, कमेटी बिल गेट्स सर को देख रही है, बिल गेट्स सर कमेटी को देख रहे, दोनों एक दूसरे पे देखे जा रहे। तो बिल गेट्स सर ने बोला आप कुछ बोलोगे या देखने के लिए कॉल किए? तो कमेटी बोलती है ऐसा है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो बिल गेट्स सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया। क्या लिया? एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया। कहाँ पे ये डिसीजन लिया? वो मीटिंग के अंदर। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, हाँ आप लोग को ही बोल रहा हो, कान इधर लो जरा, नज़दीक लाओ फटाफट। आप सब मुझे बताओ, अरे सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे हाँ सर बोलो ना, जल्दी बोलो। आप सब मुझे ये बताओ कि ये जो डिसीजन है वो कहाँ लिया गया है? एक बच्चा कह रहा है सर माइक्रोसॉफ्ट टीम में। अबे नालायक, माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज़ करके लिया गया है, लेकिन कहाँ लिया गया है? देखो एक बच्ची बोल रही है सर धारावी में लिया गया है। ओ माय गॉड, ऐसे बच्चे कहाँ से आते हैं? वेरी गुड सर, 21 तोहफों की सलामी होनी चाहिए। बहुत सही आंसर दिया, धारावी में लिया गया। अरे कोई भी आंसर दे देगा। धारावी का मतलब सर, अरे धारावी मतलब वो डिसीजन इंडिया में लिया गया है। कहाँ पे लिया गया है? इंडिया। ओ माय गॉड। और आपने सर अभी बताया कि डिसीजन कहाँ पे लिया गया? इंडिया में, मतलब कनेक्शन इंडिया से आता है। अरे यस और नो, कनेक्शन कहाँ से आएगा? इंडिया से आएगा। तो अगर हमने ऐसा बोल दिया, भारत सरकार ऐसे बोलती है कि आपने जो डिसीजन लिया था धारावी में रह के, उसके वजह से आपके कंपनी का बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाए तो 320 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ सिर्फ एक डिसीजन के कारण। ओइल्ला सर, अगर गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी कि आपने डिसीजन यहाँ पे लिया, इसकी वजह से 320 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट आपको हुआ, तो टैक्स भी आप इंडिया में भरो, बिकॉज कनेक्शन इंडिया से हम लगा रहे हैं। तो मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, अगर हमने ऐसी शरारत करनी चालू कर दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी शरारत करनी चालू कर दी, तो ये जो फॉरेनर्स है इंडिया में आएंगे क्या? बोलो फटाफट, ये फॉरेनर्स है इंडिया में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, बिकॉज उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो जानबूझ के थोड़ी ना लिया था, मतलब इंडिया में आके ही बिजनेस करना है, वहाँ से डिसीजन लेना है। वो एक सिचुएशन हो गई जिसके कारण उनको ऑनलाइन इंडिया में डिसीजन लेना पड़ गया। बात सही है सर। तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज इनका खुद का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नुकसान कैसे होगा? अरे भाई फॉरेनर्स अगर इंडिया में नहीं आएंगे तो फॉरेनर का डॉलर इंडिया में नहीं आएगा, डॉलर इंडिया में नहीं आएगा तो उसका डिमांड कैसे कम हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? आप लोग TY BCom में अगर आपने इकोनॉमिक्स ये ऑप्ट करते हो, मतलब मेरे से सीखना अगर ये ऑप्ट करते हो, तो यहाँ पे एक चैप्टर है 6th सेमेस्टर में, उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। उसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज़। तो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ कैसे होता है? व्हाट आर द रीज़न जिसके कारण ये रुपये की बढ़ोतरी या उसकी डिक्रीजनेस जो है, डिक्रीमेंट जो है वो होती है, डाइल्यूशन जो होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये एग्जाम्पल में हमें क्या समझना है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। तो आप बहुत सही हो। अभी ये कौन है बंदा? देखो अभी आपको रूल तो नहीं पता, लेकिन मैं ये तो नॉर्मल लॉजिक से आप कह सकते हो ना कि ये जो बिल गेट्स सर है वो एक नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं, वो तो धारावी में कुछ दिन के लिए आए थे। तो याद रखना, अगर कोई बंदा नॉन रेसिडेंट है और उसका बिजनेस डिसीजन अगर इंडिया से लिया जाता है, उसका बिजनेस डिसीजन अगर इंडिया से लिया जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये वाला केस, मैं इन दोनों की फ़र्क की बात कर रहा हूँ, टॉपिक वहीं से चालू हुआ है। शायद आपको बता दूँ, आप जिस रास्ते से चल के आए, कुछ लोग रास्ता ही भूल गए भाई, इधर डिस्कशन किस चीज़ के लिए कर रहे थे हम लोग। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, अगर बंदा RNOR है, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एंड उसका अगर ये सीन है, मतलब बिजनेस फॉरेन में, लेकिन डिसीजन अगर इंडिया में लिया है तो उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। अगर सेम सिचुएशन अगर यहाँ पर है, बंदा नॉन रेसिडेंट है, बिजनेस बाहर है, लेकिन डिसीजन अगर इंडिया में लिया तो इसको इंडिया में टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला? डिसीजन, बिजनेस नहीं।
बिजनेस यहाँ पे नहीं है, सिर्फ डिसीजन लिया गया है तो यहाँ पे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ये इसका मेन डिफरेंस है। कुछ बच्चे बोल रहे सर रिपीट करो, मैं आपको बता दूँ ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, बस मैंने आपको ये फ़र्क बता दिया, अभी ध्यान से समझना। ओहो, अभी आपको क्या पता है आपको पता है कि रेसिडेंट कैसे बनते हैं, आपको थोड़ी ना पता ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कैसे बनते हैं। तो आज हमें ये सीखना है कि हाउ टू बिकम अ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। देखो रेसिडेंट का जो सेक्शन था वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, और आपको बता दूं ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का सेक्शन है 6 सब सेक्शन 6। मतलब अगर आप 6(1) की कंडीशन फॉलो करते हो, उसके साथ साथ 6 सब सेक्शन 6 की कंडीशन फॉलो करते हो, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बात समझा? तो आइए चेक करते हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। ठीक है, अच्छा ये भी बता दूं, ये नीचे वाला RNOR क्या है, इसमें आपने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशन फॉलो कर दी, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की कंडीशन फॉलो नहीं करी, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और यहाँ पे क्या है, सेक्शन 6 सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ही फॉलो नहीं है, तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा, सॉरी नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, चलो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के कंडीशन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हमने प्रीवियस सेशन में किया था, 180 डेज और मोर इन इंडिया एग्रीगेट इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और 60 डेज और मोर इन इंडिया एग्रीगेट इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर इन इंडिया इन फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, जो भी है। अरे इजी है ना, समझ गए आप? ओके, तो ये एसएससी का डेफिनेशन ये रहा। ओ माय गॉड सर, ये देखो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, तो कब कहलाएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जब आपकी बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। इसका मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर ना दो कंडीशंस है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर दो कंडीशन थी, लेकिन दोनों के बीच में और था, लेकिन यहाँ पे माय डियर फ्रेंड थोड़ा अलग है। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, एंड होगा। क्या होगा, एंड। ठीक है सर, एक्सप्लेन करो, बाद में थ्योरी पढ़ाओ। ठीक, ये देखो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6(1) क्या बोलता है आपको पता है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है वो मैं अभी सिखाने जाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ में। ये देखो बच्चा सो गया, ए भाई उठ उठ जल्दी, ध्यान दो। हाँ सर बोलिए। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। वहाँ पे दो कंडीशन दी हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन में वो ये कहता है प्रीवियस ईयर को छोड़ के, क्या बोला मैंने, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, मतलब वो 60 वाला केस था ना, 60 डेज और मोर, उसमें कैसे किया था हमने, पिछला साल छोड़ के उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज टोटल चेक किया था। यहाँ पे भी सेम है, पिछला साल छोड़ के इसके पिछले 10 सालों में, पिछला साल छोड़ के इसके पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट होने चाहिए। ओ सर बहुत ज़बरदस्त, लेकिन कुछ समझा नहीं। हाँ मुझे पता है नालायक, सुन फिर से बोलता हूँ मैं, टन टन टन। ये अरे एक मिनट, कोई प्रॉपर यहाँ पे प्रीवियस ईयर आता है। प्रीवियस ईयर को छोड़ के यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर हैं जो टोटल 10 साल हैं। पूरे कितने हैं, 10 ईयर्स। ये पूरे 10 साल के अंदर कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल आप क्या होने चाहिए, आप रेसिडेंट होने चाहिए। सर रेसिडेंट मतलब, अरे रेसिडेंट मतलब भूल गए, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला मैंने, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 की पहली कंडीशन क्या बोलती है कि पिछला साल छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल, पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल आप क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। रेसिडेंट मतलब सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की कोई भी एक कंडीशन वो दोनों साल में पूरी होनी चाहिए। आंसर सेकेंड क्या है, सेकेंड कंडीशन में क्या है, एंड वहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि सर पिछला साल छोड़ के, पिछला साल छोड़ के पिछले 7 सालों में, पिछला साल छोड़ के पिछले
7 सालों में आपकी टोटल क्वांटिटी इन इंडिया, मतलब आपके जो रहने के डेज है 730 और मोर, ठीक है। पिछले 7 सालों में आपकी जो टोटल क्वांटिटी है रहने की संख्या वो कितनी होनी चाहिए, 730 और मोर। सर 730 कैसे याद रहेगा, देखो ऊपर देखो सेक्शन 6 सब सेक्शन में 365 था, मल्टीप्लाई बाय 2 730, ऐसे याद रख सकते हो उसको, मेमोराइज ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, बोलो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की 2 कंडीशन तो पता है, दोनों में से कोई एक। एंड अगर आपको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनना है तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसमें क्या लिखा है, इन प्रीवियस ईयर, पहले कंडीशन में लिखा है इन प्रीवियस ईयर, पिछला साल छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट होने चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, पिछला साल छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में आपकी जो टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया है वो 730 डेज और मोर होनी चाहिए। ऑलराइट, पक्का। चलो ये देखो यहाँ पे a resident in India in any 2 out of 10 immediately preceding the relevant previous year। पिछला साल छोड़ के, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पिछला साल छोड़ के। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ये हमेशा आपके पास्ट के बारे में बताता है, एंड रेसिडेंट नॉर्मली आपका प्रेजेंट के बारे में बताया। आपने देखो दोनों भी सेक्शन में देख लिया रहेगा। देखो सेक्शन 6(1) नॉर्मली क्या बात करता है, प्रीवियस ईयर में, एंड सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्या बात करता है, पिछला साल छोड़ के उसके पिछले सालों में। बात समझा। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की पहली कंडीशन क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 2 out of 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, पिछला साल छोड़ के पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। एंड सेकेंड क्या बोलता है, पिछला साल छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में 730 डेज और मोर, आपकी जो क्वांटिटी ऑफ लिविंग है डेज की वो 730 डेज और मोर होनी चाहिए। तो अगर आप ये कंडीशन फॉलो करते हो तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बात समझा। सर अगर मेरी ये कंडीशन हो गई लेकिन ये कंडीशन नहीं हो रही है, या फिर अगर मेरी ये कंडीशन हो रही है ये कंडीशन नहीं हो रही है, तो क्या मैं ऑर्डिनल रेसिडेंट कहलाऊंगा? आंसर इज नो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इट इज रिटर्न एज एंड बोथ कंडीशन शुड सेटिस्फाई। कितनी? बोथ कंडीशन शुड सेटिस्फाइड। दोनों में से एक नहीं, दोनों होनी चाहिए। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में दोनों में से कोई एक चलेगा, लेकिन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। बात समझा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं है, इफ एनी वन ऑफ एडिशनल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या हो जाएगा वो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्या कहलाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीट चार्ट बनाया आप लोगों के लिए। ये कंप्लीट मैक्रो व्यू है एंटायर चैप्टर का। अगर सेक्शन में बाजू में छोड़ू तो देखो, पहला क्या है, बेसिक कंडीशन नंबर 1। बेसिक कंडीशन मतलब सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की कंडीशन है। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, कुछ लोग हैं जो जाने जो सेकेंड 6(2) क्यों लिख रहा हूँ भाई, 6 एडिशनल कंडीशन भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले को, ये एडिशनल कंडीशन है, बेसिक कंडीशन। ठीक है, सो बेसिक कंडीशन में क्या लिखा है देखो, पहला अगर ए पूरा है और ये दोनों है तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहला वाला नहीं है लेकिन सेकंड है, लेकिन ये दोनों है तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहला दोनों है, ये दोनों है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। यहाँ पे देखो पहला कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन नहीं है, यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन नहीं है, फिर भी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे भी चेक करो, सेम चीज़, यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे दोनों में से एक है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे देखो पहली नहीं है, सेकंड है, लेकिन यहाँ पे भी पहली नहीं है, सेकंड है, तो भी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब आपको समझ में आ रहेगा ना, ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये दोनों ही होगी तो ही वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे देखो लास्ट वाला, पहले दोनों में से एक भी नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये तो चेक ही नहीं करेंगे, उसका फर्क ही नहीं पड़ता है कंडीशन फॉलो हो रही नहीं हो रही है। जब रेसिडेंट का सेक्शन ही फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको आगे चेक नहीं करेंगे। बात समझा। सेक्शन 6(1) फॉलो हुआ तो आप एडिशनल कंडीशन पे जाओगे, सेक्शन 6(1) ही फॉलो नहीं हुआ तो आप आगे चेक नहीं करोगे। तो ये रहा आपका मैक्रो व्यू। अच्छे से इसका जो नोट्स है उसको लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये चार्ट। ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ठीक है। ओके सर, इसके बाद मुझे आपको करवाना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। अगर इंडियन कंपनी है तो मतलब पर्सन में सब लोग आते हैं ना, तो हमने अभी से इंडिविजुअल का देखा है, एचयूएफ का देखा था। अभी इंडियन कंपनी क्या कहता है, अगर इंडियन कंपनी मतलब उसका कोई 182 डेज वगैरह सीन नहीं रहेगा, वो ऑलवेज क्या रहेगी, रेसिडेंट रहेगी, बिकॉज इंडियन कंपनी मीन्स कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बराबर कि नहीं। हाँ, तो वो ऑलवेज रेसिडेंट है, उसका कोई इशू नहीं है। फॉरेन कंपनी के दो स्टेटस रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट कब आएंगे, रेसिडेंट जब आएगा जब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, मतलब फॉरेन कंपनी मतलब क्या होती है, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दैट इज अ फॉरेन कंपनी। तो उसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट मतलब जहाँ से वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, अगर वो इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, अगर वो इंडिया में नहीं है तो वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए देखो स्टेटस क्या है, मतलब एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी, फिर लोकल अथॉरिटी, सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज ओनली और पार्टली इन इंडिया, मतलब 100% मैनेजमेंट या थोड़ा सा भी मैनेजमेंट, 0.1% भी मैनेजमेंट अगर इंडिया से आ गया ना तो वो रेसिडेंट कहलाएंगे। और नॉन रेसिडेंट मतलब पूरे का पूरा मैनेजमेंट बाहर है, इंडिया से उसका कोई संबंध नहीं है, तो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में सीन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये सारे लोग इंडिया के ही होते हैं, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। थेरोटिकल आपको ये व्यू दे दिया है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं इतना इस पर एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, एंड प्रैक्टिकल भी सब इसके ऊपर नहीं आएंगे तो कहाँ पे, रेसिडेंट पे, दैट इज इंडिविजुअल के स्टेटस पे आएंगे। सेक्शन 6(1), 182, 60, 4 साल में 365, 10 साल में 2 साल एंड 7 सालों में 730 दिन, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एचयूएफ के केस में रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बाद देखो इंडिविजुअल का केस हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट केस चेक करते हैं, तो एचयूएफ का भी करता है। एचयूएफ भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, सिर्फ दो ही है, ठीक है। एक तो इंडिविजुअल आर एंड ओ आर चेक किया जा सकता है, एंड एचयूएफ आर एंड ओ आर चेक किया जा सकता है। लेकिन एचयूएफ में याद रखना, आपका ये रेसिडेंट डिक्लेयर होने के बाद आपका जो करता है ना, करता वो कहां पर है वो चेक किया जाएगा। अगर वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 को फॉलो करेगा तो उसकी पूरी एचयूएफ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगी। सर नहीं समझा, ध्यान से सुनना, ये एचयूएफ है और इसका ये करता है, ठीक है, ये इसका करता है। एचयूएफ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वो कैसे सिलेक्ट होगा, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पार्टली और होलली इंडिया में है तो वो है, अगर पूरा कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट है, बरोबर है। लेकिन अगर उसको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट चेक करना है, ये जो एचयूएफ है इसका मुझे अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये स्टेटस मुझे चेक करना है, मतलब मैंने सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 चेक करना है, तो मुझे कर्ता को चेक करना पड़ेगा। कर्ता अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 को फॉलो करता है, तो जाके पूरी की पूरी एचयूएफ आर एंड ओ आर बन जाएगी, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगी। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। इतना टेक्निकल नहीं है और इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए याद रखना, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया दोस्तों, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को ख़त्म किया एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 को ख़त्म किया। अभी कुछ ऐसे पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं जब हम लोग स्टेटस निकालते हैं। सबसे पहला देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। हर एक बंदे के लिए अलग अलग निकलेगा। पर्सन मतलब इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो भी पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं उनका हर एक जो स्टेटस का क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। सेकेंड पॉइंट, रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर। मतलब ऐसा नहीं आप एक बार रेसिडेंट डिक्लेयर हो गए तो जिंदगी भर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहोगे, नहीं। हर साल, हर पिछले साल, मतलब असेसमेंट ईयर में जब आओगे तो हर एक असेसमेंट के प्रीवियस ईयर में आपका स्टेटस चेक किया जाएगा। थर्ड, पर्सन मे बी रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आया रहेगा। आई एम डैम श्योर
कुछ बच्चे बोल रहे होंगे पॉपकॉर्न खाते खाते कि सर अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, मतलब मैं इंडिया में हूँ, मैंने सेक्शन 6(1) फॉलो किया है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 फॉलो किया है, एंड एट द सेम टाइम मैं कुछ दिनों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर गया हूँ, ब्राज़ील के अंदर गया हूँ, जर्मनी के अंदर गया हूँ, पाकिस्तान के अंदर गया हूँ, वो सारे जगहों पे अगर उनका रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया अगर मैं फुलफिल करता हूँ तो क्या मैं वहीं पे भी रेसिडेंट बन जाऊँगा? आंसर है यस। आप एट द सेम टाइम बहुत सारे एरिया के, बहुत सारे कंट्री के रेसिडेंट आप बन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अ पर्सन में बी अ रेसिडेंट ऑफ मोर देन, अच्छा सॉरी ये तो हो गया। पॉइंट नंबर 4, अ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर सेपरेट कंसेप्ट। मैंने ये स्टार्टिंग में आपको बता दिया है सिटीजनशिप कैसे डिफाइंड होता है, वो बर्थ डेट वाला एग्जाम्पल याद है ना, वो मैंने चार्ट बनाया था, राइट। 5th वाला पॉइंट क्या है? टू बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड इन इंडिया द इनकम शुड बी फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। ये पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। 6 वाला पॉइंट क्या है? ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। 7 में ये नेक्स्ट चैप्टर के पॉइंट है सारे के सारे। और मुझे आपको हाँ ये वाला पॉइंट 9, 10, ओ माय गॉड मेरा पेंसिल ख़त्म हो गया। चलो एप्पल पेंसिल चार्ज हो रहा है, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट नंबर 9 पढ़ते हैं। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स TWI। TWI मतलब क्या है? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अभी क्या होता है ये डिस्कस करना है मुझे एक ऑल टुगेदर नेक्स्ट चैप्टर में, बिकॉज आपको नहीं पता कि व्हाट इज इंडिया। इंडिया मतलब क्या है? इंडिया इंक्लूड्स व्हाट? तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, एंड उस समय पॉइंट नंबर 9 भी आपको रिवाइज कर दूंगा। अभी जो मुझे अच्छे से बताना है वो आपका पॉइंट नंबर 10 है, पॉइंट नंबर 11 है। बहुत अच्छे से फोकस करिएगा इसके ऊपर, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? It is not necessary that a period of stay in India must be continuous or active, nor it is essential that stay should be at the same place। मतलब मुझे एक बच्चा कहता है कि सर मैं इंडिया में फॉरेन में था, मैं इंडिया में आया हूँ, इंडिया में आने के बाद मैं पहले दिल्ली में रहा, फिर मैं मुंबई में आया, फिर मैं मुलुंड में रहा। अरे मुलुंड में मुंबई आती, मुंबई में मुलुंड आता है, अरे मतलब सॉरी मतलब पुणे में चला गया फॉर एग्जांपल, फिर मैं कहीं औरंगाबाद चला गया, फिर मैं कहीं भूटान चला गया, फिर से मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर से जर्मनी चला गया, फिर से ब्रिटेन चला गया। तो क्या मेरे 180 डेज कंटिन्यू होना चाहिए या मेरे 180 डेज एक जगह पे ही होना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हो, आप कितने बार भी आ जा कर सकते हो, जितने टाइम इंडिया में है उतने दिन आपको 180 डेज को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे क्रिकेटर है फॉर एग्जांपल, देखो मेरे पास एक सम है, मैं आपको वो सम बताता हूँ। ये देखो, ये क्रिकेटर का एग्जांपल है। एक क्रिकेटर है ना जो साउथ अफ्रीका में आता रहता है, साउथ अफ्रीका सबसे पहली बार गया, इंडिया का है, साउथ अफ्रीका में मैच खेलने गया है। मान लो अपना संजय सर ये बहुत बड़े क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले गए, तो उन्होंने डेट ऑफ डिपार्चर क्या देखो 1 मार्च 2017 को गए, एंड फिर इंडिया में कब आए? 25/3/2017। तो जब इंडिया में 25/3/2017 पे आए, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया कब गए? 15/4 को, मतलब 25/3/2017 के बाद 15/4/2019 तक वो इंडिया में थे, तो वो इसके दिन काउंट करेंगे। अभी इंडिया में कहीं पे भी रहे, इंडिया में बात खत्म, उसका प्लेस कहाँ पर है वो देखा नहीं जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में कब फिर चले गए आप? 15/4 को ऑस्ट्रेलिया में चले गए, ऑस्ट्रेलिया से कब आए? 1/5 को आए। फिर 1/5 को आने के बाद यूनाइटेड किंगडम कब गए आप? 5/5 को गए। तो 1/5 से लेके 5/5 जितना भी पीरियड बीच में होता है वो आप इंडिया में हो। फिर आप रिटर्न कब आए? 11/7 को आए, 11/7 के बाद फिर कभी गए? 31 अगस्त 2019 को गए। तो इन दोनों का डिफरेंस बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इंडिया में कंटिन्यू रहना ज़रूरी नहीं है, इंडिया में सेम प्लेस पे रहना ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज समझते आती रहेंगी। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग। हाँ, एक बच्चा कहता है, ये देखो ये सामने बच्चा जो बैठा है ना, वो रेड टी शर्ट डाल के, हाँ दिख रहा है भाई, दैवी शक्ति है मेरे पास। तो वो बच्चा कहता है सर, मैंने कहा बोल, मैंने 1 जनवरी 2019 को फ्लाइट पकड़ी, मेरा एरोप्लेन वो टिंग 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 टिंग, ये मेरा एरोप्लेन है। ओ माय गॉड सर, बहुत, हाँ नज़र मत लगाओ, रुको आप नज़र लगाओगे, टिंग, हाँ अभी ये जो एरोप्लेन है इसमें बैठा हूँ 1 अप्रैल 2019 को, एंड फिर मैं 2 दिन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 1 दिन के अंदर, मतलब मान लो 2 तारीख को मैं बाहर के देश में चला गया, एंड मैं आया
30 में आया कब पता है? 30 मई 30 मई 2019 को, 30 मई 2019 को आया ना, मैं हवे में ही था अभी भी। टिंग डिंग डिंग डिंग। ओ माय गॉड सर, आपके हेलीकॉप्टर प्लेन छोटा हो गया। हाँ थोड़ा एक साइड से ना, वो साइड से दिखेगा नहीं, आप वो साइड से जाके देखोगे तो दूसरा पहिया मतलब जो भी है उसका दिख जाएगा। अरे सुनो भाई, उसमें ध्यान मत दो, ड्राइंग इज ड्राइंग भाई, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। अच्छा ड्राइंग निकाल के ध्यान से समझना, कन से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, चाल से सुनो। सो 30/5/19 को मैं इंडिया में वापस आया, लेकिन मैं अभी आया नहीं था, हवे में ही था। तो सर क्या मेरे 182 दिन के अंदर ये दिन जिस दिन मैं गया हूं और वो दिन जिस दिन मैं आया हूं वो कैलकुलेट किया जाएगा? मैंने कहा यस। जिस दिन आप गए हो वो दिन प्लस जिस दिन आप आए हो वो दोनों दिन कैलकुलेट किए जाएंगे। अभी वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं थ्योरेटिकल के बाद जो प्रैक्टिकल सेशन आएगा इसके बाद वाला उसमें मैं समझाऊंगा, लेकिन याद रखना जाने वाला दिन एंड आने वाला दिन दोनों भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलो ओके सर। अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात एक डिस्कस करनी है। एक एक्सेप्शन है, मैं सोच रहा हूँ एक्सेप्शन बाद में जो अगला सेशन होगा उस सेशन में डिस्कस करूँ। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, जब मैं नेक्स्ट सेशन करूँगा आपका वेडनेसडे का, जब भी नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें पहले तो मैं फिर से एक बार 6.1 एंड 6.6 रिवाइज करवा के दूँ, और फिर उसके साथ साथ मैं उसका एक्सेप्शन लिस्ट है उसमें 3 लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं, वो एक्सेप्शन आपको समझाऊँ एंड उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं रुकता हूँ। आपने अभी तक सेक्शन 6.1 पढ़ा मेरे से एंड सेक्शन 6.6 पढ़ा। ठीक है, और कैसे याद रखना है उसकी थोड़ी मैं स्ट्रैटेजी आपको बता दी है लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये कर लो, अच्छे से चार्ट बना लो। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे PDF सेंड कर दो। बेटर ये है कि आप लेक्चर सुन रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप या तो लेक्चर पॉज करके उसी टाइम लिख दोगे ना तो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रह जाएगा। जहाँ पे आप आधा घंटा वीडियो सुनने के लिए दोगे वहाँ पे आपका 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव मैनर में जो है वो आपको सीखने मिल जाएगा। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद आप उसको लिख लीजिएगा तो बेटर है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता है, मैं अगर PDF सेंड करूँगा तो बच्चे बोलेंगे हाँ तो PDF है ना, आराम से लिख देंगे, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रख देंगे एंड वो ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उसको कभी बुक में नहीं उतारोगे। तो मैं ज़्यादातर PDF भेजना पसंद नहीं कर रहा हूँ, मतलब फेवरेबल नहीं लग रहा मुझे वो चीज़ करना, तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लो। हाँ सर बहुत हो गया, आप मुझे समझ गए हम लोग को आप क्या कहना चाहते हो। थैंक यू सो मच। हाँ और एक है, अच्छा ठीक है, वो न्यूज़ आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूँगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, और देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और सीखते रहिए और जो भी करना है करिए। बाय बाय।